बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अपोजिशन के 3 बड़े नाम मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुस्वा हो गए, मायूस हो गए। अपोजिशन के ये 3 बड़े नाम कौन से हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कैसे मायूस और रुस्वा हुए, इसकी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, कल एक नौ मुंतखब शख्सियत की जानिब से ये बयान दिया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया गया था, ये रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर था और जस्टिस वक़ार अहमद सेठ, जिन्होंने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी केस का फ़ैसला सुनाया था, उनका ये फ़ैसला सुनहरे हरूफ में लिखा जाना चाहिए। ये नौ मुंतखब शख्सियत कौन है और किस सियासी जमात के साथ इनका ताल्लुक़ है, ये तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तीसरी एक ख़बर भी है, जो पार्लियामेंट हाउस में कल एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान जो गर्मा गर्मी नोक झोंक हुई, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा वीडियो के ड्यूरेशन पर। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि अपोजिशन के वो 3 बड़े नाम कौन से हैं जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुस्वा और मायूस हुए हैं। इन तीनों नामों में पहला नाम जो है वो हमजा शहबाज शरीफ का है, दूसरा नाम साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का है और तीसरा नाम जो है वो सिंध असम्बली के मौजूदा स्पीकर आगा सिराज दुरानी का है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत से मुतल्लिक जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आज की समाअत से पहले जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी, उस समाअत के दौरान अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया था कि अगर हमजा शहबाज शरीफ के वकला अपने क्लाइंट की मेरिट पर ज़मानत मांगते हैं तो मेरिट पर तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हमजा शहबाज शरीफ को ज़मानत देना मुश्किल होगा। लेकिन अदालत का ये कहना था कि अगर हार्डशिप का केस बनता है तो हार्डशिप के केस का जायज़ा लेने के लिए हमें एहतसाब अदालत से रिपोर्ट मंगवाना होगी और ये देखना होगा कि एहतसाब अदालत जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इस केस का कितने अरसे में फ़ैसला कर सकती है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत का आगाज़ हुआ, तो जस्टिस तारिक मसूद की जानिब से ये बताया गया कि नैब की रिपोर्ट आ चुकी है और नैब की रिपोर्ट के बाद अब हमजा शहबाज शरीफ के वकला ये बता दें कि आया कि वो अपनी दरख्वास्त को मेरिट पर प्रेस करेंगे या फिर वो हार्डशिप का केस जो है वो बनाकर हमजा शहबाज शरीफ की ज़मानत हासिल करना चाहते हैं। तो हमजा शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि मेरिट पर तो हम केस प्रेस नहीं करेंगे, लेकिन हार्डशिप का हमारा केस बनता है, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ जो है तकरीबन कोई 1 साल और 7 माह से हिरासत में हैं, जेल में हैं। तो ये हार्डशिप का केस बनता है, तो हमें हमजा शहबाज शरीफ की हार्डशिप केस के बुनियाद के ऊपर जो है वो ज़मानत जो है वो मंजूर की जाए। जब ये प्ली ली गई, जब ये दिफा लिया गया हमजा शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से, जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये कहना था कि हार्डशिप का केस आपका बनता नहीं है। बनता इस लिहाज से नहीं है, जस्टिस तारिक मसूद का ये कहना था कि अगर आपको हार्डशिप पर हमजा शहबाज शरीफ की ज़मानत चाहिए थी तो आपको सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ आपने ज़मानत के लिए रजू किया था, वहाँ पर आपको अपना ये डिफेंस लेना चाहिए था। लेकिन चूँकि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया था और उस केस में आपने हार्डशिप का जो दिफा है वो नहीं लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट में आप किस तरह से हार्डशिप का दिफा ले सकते हैं। तो अदालत की जानिब से उन्हें यह कहा गया कि मुनासिब तो ये होगा कि नैब की रिपोर्ट जो आ चुकी है उसके मुताबिक तो आपका हार्डशिप का केस बनता है, तो मुनासिब यह है कि आप अपनी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लें और दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में जाएँ और हार्डशिप की बुनियाद पर जो रिपोर्ट एहतसाब अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई है, इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आप लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रजू करें। तो इस बात पर रज़ामंदी का इजहार किया गया हमजा शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से, लेकिन उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जो ऑर्डर आपने डिक्टेट करना है उसमें ये बातें ऑब्ज़र्व कर दी जाएँ कि अगर हम एहतसाब अदालत की रिपोर्ट पर दोबारा ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू करते हैं तो हमारे रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। तो अदालत ने कहा कि नैब की रिपोर्ट आपके पास है, आप ये ले जाकर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। तो आज जो रुस्वा हुए, जो कोशिश की जा रही थी कि हार्डशिप की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत ले ली जाएगी, बल्कि नैब अपने हमजा शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से अदालत से दरख्वास्त भी की गई कि इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाए और किसी भी शख्स को गैर मुइना मुद्दत के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। लेकिन अदालत की एक ही दलील थी कि हार्डशिप की जो दलील है, जो दिफा है, आपने चूँकि हाई कोर्ट में नहीं लिया था, तो लिहाजा हम यह केस जो है वो हार्डशिप की बुनियाद पर सुनकर हमजा शहबाज शरीफ को ज़मानत नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप मेरिट पर आर्गू करते हैं तो मेरिट पर आपका केस सुन लेते हैं। लेकिन मेरिट पर तो अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर ही तमाम चीज़ें वाज़ेह कर दी थी कि बड़े शर्मनाक हक़ाइक़ हैं, इन हक़ाइक़ को देखते हुए हमजा शहबाज शरीफ को ज़मानत मिलना मुश्किल होगी। दूसरे जो खुर्शीद शाह हैं, खुर्शीद शाह का किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से मायूस हुए हैं, रुस्वा हुए हैं। आपको मालूम है कि सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था
और सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं रज़ा रब्बानी, साबिक चेयरमैन सेनेट भी हैं, उनकी खिदमात हासिल की थी। और जब रज़ा रब्बानी खुर्शीद शाह की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत लेकर 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए तो अदालत ने उनसे भी यही सवाल पूछा कि एक सवाल का आप हमें जवाब दे दें। सवाल बड़ा बुनियादी था। सवाल ये था कि जब खुर्शीद शाह सियासत में नहीं थे तो उनके एहसास से इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो सियासत में आते हैं तो उनके एहसासों में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा होता है। इसका क्या जवाब है? तो रज़ा रब्बानी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, बल्कि वो अदालत में आर्गू करते हुए कुछ एसेट जो थे खुर्शीद शाह के, उनका एडमिशन भी कर गए। और अब ये पता चला है कि चूँकि लग ये रहा है कि रज़ा रब्बानी जो है वो जो अदालत की जानिब से सवालात पूछे जा रहे हैं उनके जवाब नहीं दे पा रहे, तो खुर्शीद शाह ने यह किया है कि अपना वकील तब्दील कर दिया है। मतलब रज़ा रब्बानी जो 18वीं तरमीम के हवाले से जब मामला ज़ेर बहस था, अपोजिशन की तमाम जमातें, हुकूमत भी उसमें शामिल थी और रज़ा रब्बानी उस कमेटी की सरबराही कर रहे थे जो 18वीं तरमीम के मामले को जो है वो डिस्कस कर रही थी। तो खुर्शीद शाह ने यह किया कि रज़ा रब्बानी साहब को चेंज कर दिया है और उनकी जगह पर मखदूम अली ख़ान जो कि एक बड़े वकील कंसीडर किए जाते हैं, उनकी खिदमात हासिल कर ली हैं। अब देखते हैं कि मखदूम अली ख़ान जिनकी खिदमात खुर्शीद शाह ने हासिल की हैं, वो खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत के सामने क्या आर्गू करते हैं और जो अदालत का बेसिक सवाल है उस पर क्या जवाब जो है वो एडवांस किया जाता है मखदूम अली ख़ान की जानिब से। तीसरे जो बड़े हैं अपोजिशन के, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका ताल्लुक़ जो है वो पीपल्स पार्टी से है और सिंध असम्बली में वो स्पीकर भी हैं, वो है आगा सिराज दुरानी। आगा सिराज दुरानी साहब को सिंध हाई कोर्ट से जो ज़मानत मिल गई थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ज़मानत मिलने के बाद शायद नैब की जानिब से ज़मानत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन नैब ने आगा सिराज दुरानी की ज़मानत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ज़मानत मनसूखी से मुतल्लिक नैब की इस दरख्वास्त पर समाअत की। नैब की वकला की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि जो असासे हैं आगा सिराज दुरानी साहब के, वो उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। और जब आगा सिराज दुरानी को गिरफ़्तार किया गया, उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया और असासे बनाए गए आगा सिराज दुरानी की जानिब से अपने मुलाजमीन के नाम पर लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं, लग्जरी घड़ियाँ भी हैं, सोना भी है, तलाई ज़ेवरात भी हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने तमाम हक़ाइक़ के बरक्स जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली आगा सिराज दुरानी की। तो ये फिट केस बनता है ज़मानत मनसूखी का, तो लिहाजा आगा सिराज दुरानी और उनके जो अहल खाना है उन्हें नोटिस जारी किए जाएँ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने नैब की ज़मानत मनसूखी की इस दरख्वास्त को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर किया और आगा सिराज दुरानी समेत जितना भी फ्रीकेंट थे उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। तो एक बड़ी एक डेवलपमेंट देखने में आई है। आम तौर पर ज़मानत मनसूखी के मामलात में अदालत जो है वो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती, लेकिन देखते हैं कि इस ज़मानत मनसूखी की नैब की इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या फ़ैसला दिया जाता है। अब हम दूसरी खबर का रुख करते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कल एक नौ मुंतखब शख्सियत की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया उसके हवाले से बयान दिया गया और जस्टिस वक़ार अहमद सेठ जिन्होंने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस का फ़ैसला सुनाया था, उनके इस फैसले को सुनहरे रूप में लिखने का मुतालबा भी किया गया। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन भी होते हैं, उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नौमुंतखब अरकान हैं उनकी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील खुशदिल खान को पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतफ़िका तौर पर वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। और नाज़रीन, आपको ये भी बता देते हैं कि जो खुशदिल खान हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, ये सिटिंग MP भी हैं। इनका ताल्लुक़ जो है वो अवामी नेशनल पार्टी के साथ है। कल जब वो मुंतखब हुए पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, तो उनकी जानिब से जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई, एक तो उन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था ये बदनीयती की बुनियाद पर था और ये रेफरेंस इसलिए उनके खिलाफ दायर किया गया क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से मुख्तदर हलकों के खिलाफ कुछ फैसले सादिर किए गए और उन फैसलों की वजह से वो मुख्तदर हलके जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब से नालां थे, खफा थे और इसलिए उनके खिलाफ ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया। अब इन्होंने ये बयान तो दे दिया जबकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है 9 जून का, जिसमें सदारती रेफरेंस को ना सिर्फ कलअदम करार दिया गया बल्कि ये रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर था, ऐसी कोई बात जो है वो उस फैसले में नहीं लिखी गई। लेकिन चूँकि उस फैसले के खिलाफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और उनकी अहलिया और बाकी जो फ़रीक़ैन थे, जो वकला थे, वकला की तंजीमें थी, वो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर चुकी हैं
और उसमें दोबारा से ये प्ली ली गई है कि इस रेफरेंस को बदनीयती की बुनियाद पर करार दिया जाए। और अब देखते हैं, खुर्शीद खान साहब ने यह भी मुतालबा किया कि जो नज़रसानी की दरख्वास्तें ज़ेर अल्तवा हैं उन पर फैसला होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ जो रुकावट देखने में आ रही है कि जो 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था उस पर एतराज़ उठाया गया था जस्टिस काजी फाइज साहब, उनकी अहलिया और वकला की जानिब से। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जो बेंच पर एतराज़ उठाया गया था, बेंच पर एतराज़ उठाने के मामले पर फ़ैसला जो है वो जस्टिस काजी फाइज साहब के हक़ में शायद आएगा। और अगर ये फ़ैसला आता है तो फिर दोबारा से 9 रुकनी बेंच बैठेगा, क्योंकि जस्टिस फैसल अरब जो है रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद अब 9 रुकनी बेंच जो है वो बाकी बचा है तो वो इस केस की समाअत करेगा। लेकिन अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बेंच पर एतराज़ात उठाए गए थे, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो फ़ैसला कब सुनाती है। और इसी तरह से खुर्शीद खान की जानिब से ये भी कहा गया कि जैसे वक़ार अहमद सेठ जिन्होंने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी केस का फ़ैसला सुनाया था, ये फ़ैसला सुनहरे हरूफ में लिखा जाना चाहिए। अब ये फ़ैसला सुनहरे हरूफ में कब लिखा जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट से हतमी तौर पर गद्दारी केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। और इस वीडियो के ज़रिए मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की गद्दारी केस के फ़ैसले में जो सज़ा सुनाई गई, जो सज़ाए मौत थी, उसके ख़िलाफ़ जो अपील है, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, वो अपील ज़ेर इल्तवा है। तो उस अपील को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और फ़ैसला किया जाए कि आया कि जो गद्दारी केस में ख़ुसूसी अदालत ने फ़ैसला सुनाया था, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक था? अगर तो वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं था तो उस फैसले को सेटिसाइड किया जाए, परवेज़ मुशर्रफ को बरी किया जाए। लेकिन अगर वो फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक था तो फिर जो फ़ैसला बनता है सुप्रीम कोर्ट उसको फ़ैसला सुनाए। कितना अरसा जो है इस केस को ज़ेर इल्तवा रखा जा सकता है? तो ये 2 ख़बरें हो गई। तीसरी जो ख़बर थी, पार्लियामेंट हाउस में नाज़रीन कल कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का बड़ा अहम इजलास हुआ। इस इजलास की सरबराही कर रहे थे मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़। मियाँ जावेद लतीफ़ ये कह रहे थे कि हमें ब्रॉडशीट के मामले पर ब्रीफिंग लेने के लिए चेयरमैन नैब को बुलाना चाहिए। इसकी मुखालफत की गई फ़ारूक हबीब की जानिब से, वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फ़राज साहब की जानिब से। शिबली फ़राज साहब का मौक़िफ़ ये था, जो गर्मा गर्मी जो नोक झोंक होती रही, शिबली फ़राज साहब का ये मौक़िफ़ ये था कि जो कायमा कमेटी है इत्तलात व नशरियात की, वो वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मामलात का जायज़ा ले, PTV के मामलात का जायज़ा ले, APP के मामलात का जायज़ा ले, या जो अटैच डिपार्टमेंट है वज़ारत इत्तलात व नशरियात का, उसके मामलात का जायज़ा ले सकती है। चेयरमैन नैब को ब्रॉडशीट के मामले पर बुलाने का इस कमेटी का अख्तियार क्या है? तो मियाँ जावेद लतीफ़ की जानिब से कहा गया कि हुकूमत को ये तासुर नहीं देना चाहिए कि हुकूमत जो है वो नैब का दिफा कर रही है। और अगर हम चेयरमैन नैब को बुलाने की बात कर रहे हैं तो नैब जो है वो रियासत का एक इदारा है और चेयरमैन नैब को बुलाने का मकसद उनकी कोई यहाँ पर इंसल्ट करना मकसूद नहीं है। हम तो उस पर ब्रीफिंग लेना चाहते हैं। और कमेटी के कुछ अरकान जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ था, उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे पास तो मुकम्मल तौर पर अख्तियार है, हम किसी भी शख्स को कमेटी के रूबरू बुला सकते हैं, ब्रीफिंग ले सकते हैं। तो इस पर फिर शिबली फ़राज साहब ने, जब कमेटी ने फैसला कर लिया कि चेयरमैन नैब को बुलाना ही बुलाना है, तो कमेटी से बाहर आए, मीडिया के साथ गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि एक तो जो अपोजिशन के लोग हैं, इन्हें जहाँ भी कोई अख्तियार मिलता है उस अख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और जब हुकूमत की जानिब से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसका सरबराह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, वैसे तो कल हुकूमत की जानिब से जो तहकीकाती कमेटी ब्रॉडशीट के मामले पर बनाई गई है, इसका सरबराह कौन होगा उसके नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। जैसे शेख अजमत सईद जो है उस तहकीकाती कमेटी की सरबराही करेंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी आगे जाके। तो जब वो तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, वो 45 रोज़ में तहकीकात को मुकम्मल करेगी, तमाम सवालों के जवाब आ जाएंगे कि ब्रॉडशीट का मामला क्या है, तो फिर चेयरमैन नैब को बुलाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन बहरहाल कमेटी के सरबराह मियाँ जावेद लतीफ़ और बाकी जो अपोजिशन के अरकान अक्सरियत में मौजूद थे वो बज़िद रहे। और फिर शिबली फ़राज साहब भी शायद जो है वो एग्री कर गए और चेयरमैन नैब को तलब कर लिया गया है कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात में। लेकिन ये जो कल हुकूमत की जानिब से अजमत सईद शेख साहब को तहकीकाती कमेटी का सरबराह बनाया गया है, उसके बाद ये देखने में आ रहा है कि अपोजिशन की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से और मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से जस्टिस शेख अजमत सईद पर जो है वो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। एतराज़ ये किया जा रहा है कि इन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, ये माजी में नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं और भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जबकि इस तहकीकाती कमेटी का जो भी डोमेन है उसमें सियासी मामलात को उसकी इंक्वायरी करना जो है उनके डोमेन में नहीं है। जो TORs बनाए गए हैं, जो मुझे ज़राए की जानिब से बताया गया है, इस कमेटी का सिर्फ दायरा अख्तियार इतना है कि इसने ये जो मुआहिदा हुआ ब्रॉडशीट के साथ, ये मुआहिदा क्यों किया गया, किसने ये मुआहिदा कराया, मुआहिदे में क्या शराइत शामिल थी और फिर ये मुआहिदा क्यों मनसूख कर दिया गया, इसकी वजह क्या बनी। और आगे इस कमेटी ने ये देखना है, जो इसके TORs में शामिल हैं, कि जब ये मामला
सालसी अदालत में जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पर क्या पाकिस्तान ने इस मामले को सही तरीके से हैंडल किया, इसका दुरुस्त तरीके से दिफा किया गया? इससे ज़्यादा इस कमेटी का कोई मैंडेट नहीं है कि ये जो 200 नाम आए थे, जो लिस्ट फ्राहम की गई थी हुकूमत की जानिब से या नैब की जानिब से ब्रॉडशीट को, वो दुरुस्त थी नहीं दुरुस्त थी। मुझे जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ये कमेटी उन सियासी मामलात का, उन 200 लोगों के नामों का जायज़ा नहीं लेगी, सिर्फ इस एग्रीमेंट के हवाले से जायज़ा लेगी कि ये क्यों पैसे जो 6 या 7 अरब हुकूमत पाकिस्तान को अवाम के टैक्सों का जो पैसा था ये क्यों अदा करना पड़ा, इसकी ज़िम्मेदार कौन है, उसका तयन किया जाएगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।